हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीके एजुकॉट चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, ये मेरी इंग्लिश ग्रामर की सीरीज चल रही है जिसको मैं लूसेंट इंग्लिश ग्रामर बुक से कवर कर रहा हूँ। आज हम चैप्टर कवर करेंगे, चैप्टर नंबर 14 यानी कि वर्ब के यहाँ पे दो चैप्टर रहेंगे 14 और 15। पहले हम वर्ब की डेफिनेशन पढ़ेंगे, इसके रूल्स पढ़ेंगे। फिर सेकंड जो नेक्स्ट वीडियो होगी जिसमें हम वर्ब की फॉर्म पढ़ेंगे, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और उसके कुछ एग्जाम्पल्स कवर करेंगे जो कि कंपटीशन एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का चैप्टर, वर्ब चैप्टर नंबर 14। फर्स्ट आ जाता है वर्ब की डेफिनेशन। ए वर्ब इज ए वर्ड यूज्ड फॉर सेइंग समथिंग अबाउट सम पर्सन और थिंग्स, और ए वर्ब इज ए वर्ड दैट स्टेट समथिंग अबाउट ए पर्सन और थिंग। यानी कि ऐसे शब्द, ऐसे वर्ड्स जो पर्सन या थिंग यानी वस्तु या फिर किसी व्यक्ति के बारे में बताते हैं, उस पर कुछ एक्शन हुआ है या फिर उनके द्वारा कुछ एक्शन किया गया है। वर्ब को एक प्रकार से आप एक्शन मान सकते हैं, ये एक प्रकार का एक्शन है जो किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है या फिर किसी वस्तु पर ये एक्शन किया जाता है, तो ये वर्ब कहलाता है। ये ऊपर इसकी डेफिनेशन दी गई है इंग्लिश में और बाद में इसमें हिंदी में बताया गया है कि वे शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ बताते हैं उनको वर्ब कहते हैं। दूसरे शब्दों में वे शब्द जिससे किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे वर्ब कहा जाता है। जैसे हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। फर्स्ट है द आदिति लाफ्स। यहाँ लाफ्स क्या है? वर्ब यानी कि एक्शन है। द डॉग इज डैड, डैड क्या? एक्शन है। द बॉयज आर ईटिंग फूड, आर ईटिंग क्या हुआ? वर्ब हुई या फिर एक्शन बोल सकते हैं। आदित्य गोज टू स्कूल, गोज टू क्या हुआ? वर्ब हुई। द पुलिसमैन अरेस्टेड द थीफ, अरेस्ट। तो ऊपर हमने जो भी सेंटेंस पढ़े हैं जैसे कि लाफ, इज, आर, गोज, अरेस्टेड, ये सब क्या है? ये सब एक्शंस है या फिर वर्ब है जिनको हम सेंटेंस के अंदर यूज करेंगे। वर्ब आप दो प्रकार से मान सकते हैं, एक होती है ऑक्सिलरी वर्ब्स और एक होती है मेन वर्ब्स। तो ऑक्सिलरी वर्ब्स होती है, आपने पढ़ा होगा इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, ये सब क्या ऑक्सिलरी वर्ब्स है जो हम बाद के चैप्टर में कवर करेंगे। और मेन वर्ब कौन सी होती है? जो मेन एक्शन होते हैं जैसे कि लाफ, डैड, ईट, गो, ये सब क्या है? ये है मेन वर्ब। इनके बारे में हम अच्छे डिटेल में आगे पढ़ेंगे। आगे इनके एग्जांपल देखते हैं। व्हाट ए पर्सन और थिंग्स डज, यानी कि व्यक्ति या जो वस्तु होती है वो क्या करते हैं, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? रमिता सिंग्स या बॉय रन क्विकली, रमिता गाती है या लड़के दौड़ते हैं। इट इज डन टू ए पर्सन और थिंग, यानी कि व्यक्ति या फिर वस्तु पर क्या कार्य किया जाता है। द चेयर इज ब्रोकन, विनय इज पनिश्ड। ऊपर चेयर इज ब्रोकन, कुर्सी को तोड़ा गया। विनय इज पनिश्ड, विनय को पनिशमेंट दिया गया। तो व्हाट इज डन टू ए पर्सन, व्यक्ति या वस्तु पर क्या किया गया। व्हाट ए पर्सन और थिंग इज, व्यक्ति या वस्तु क्या है। द डॉग इज डेड, कुत्ता मर चुका है। ग्लास इज ब्राइटल, ग्लास क्या? ब्राइटल है। तो वर्ब जो है व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताती है कि व्यक्ति या वस्तु के द्वारा क्या किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है काइंड्स ऑफ वर्ब, यानी वर्ब कितने टाइप्स की होती है। वर्ब दो टाइप्स की होती है, एक होती है ट्रांसिटिव वर्ब, दूसरी होती है इंट्रांसिटिव वर्ब। यानी कि ट्रांसिटिव वर्ब यानी कि सकर्मक क्रिया, और सेकंड है इंट्रांसिटिव यानी कि अकर्मक क्रिया। दोनों में क्या डिफरेंस है, इनकी डेफिनेशन पढ़ते हैं और समझते हैं। ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब, a verb which requires an object after it to complete its sense is called a transitive verb। यानी कि वो वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। आपको पता है कि कोई भी सेंटेंस है वो सब्जेक्ट से बनता है, वर्ब से बनता है और ऑब्जेक्ट से बनता है। ये कंप्लीट सेंटेंस की फॉर्मेशन होती है। लेकिन कुछ ऐसे वर्ब होते हैं, ऐसे एक्शन होते हैं जिनको ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है, तो ऐसे एक्शन या वर्ब को हम कहेंगे ट्रांसिटिव वर्ब। वे, जैसे यहाँ पर हिंदी में बताया गया है, वे वर्ब जो अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट लेते हैं ट्रांसिटिव वर्ब कहलाते हैं। अर्थात वे वर्ब जो ऑब्जेक्ट के बिना अपना अर्थ, अपना मीनिंग समझा नहीं पाते, स्पष्ट नहीं कर पाते, उनको ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। यानी कि ट्रांसिटिव वर्ब को हिंदी में क्या बोला जाता है? सकर्मक क्रिया। सकर्मक से आप समझ सकते हैं कि ये क्रम के साथ आएंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट के साथ आएंगे, तभी इनका सेंस, इनका मीनिंग कंप्लीट हो पाएगा। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, द मैन किल्ड ए स्नेक, द बॉयज ओपन द विंडो, आदिति मेड ए डोल। इनको समझिए।
ऊपर जो वर्ब है उनमें किल्ड, ओपनड, मेड, ये क्या है, एक्शंस है, वर्ब है। लेकिन सिर्फ एक्शन यानी वर्ब से मीनिंग स्पष्ट नहीं होता। अगर हम खाली लिखते द मैन किल्ड, आदमी ने मारा, लेकिन क्या मारा, कंप्लीट तो नहीं हुआ सेंटेंस। आदमी ने सांप को मारा, इसलिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट सांप यानी स्नेक की जरूरत पड़ी। उसी प्रकार से सेकंड है द बॉय ओपनड, अगर हम इतना सेंटेंस रखते हैं तो इससे मीनिंग स्पष्ट नहीं होता। द बॉय यानी कि लड़के ने खोला, लेकिन क्या खोला, दरवाज़ा खोला, खिड़की खोली, क्या खोला, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए द विंडो का यूज किया। नेक्स्ट आ जाता आदिति मेड ए डोल, आदिति ने डोल बनाई। अगर डोल हम नहीं लगाएंगे तो सेंटेंस जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, वही यहाँ पर बताया गया है। सेकंड आ जाता है दोस्तों इंट्रांसिटिव वर्ब, ए वर्ब विच डजेंट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस बट मेक ए गुड सेंस बाय इट्स सेल्फ इज कॉल्ड एन इंट्रांसिटिव वर्ब। यानी कि वे वर्ब या वे एक्शन, वे शब्द जो वर्ब के रूप में यूज करते हैं जिनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, यानी अपने आप ही वे सेंटेंस को कंप्लीट कर देते हैं, मीनिंग सेंटेंस का बता देते हैं, तो इनको बोला जाता है इंट्रांसिटिव वर्ब। हिंदी में इनको बोलते हैं अकर्मक क्रिया। तो यहाँ से भी हम पता कर सकते हैं अकर्मक यानी कि जिसको कर्म की जरूरत नहीं होती। सेंटेंस तीन चीज़ों से बना होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। वे वर्ब जिनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, सेंटेंस को कंप्लीट कर देते हैं, उनको बोला जाता है इंट्रांसिटिव वर्ब। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है द मैन डाइड, मनुष्य मर गया, आदमी मर गया, तो ये कंप्लीट सेंस बता देता है। वैसे गर्ल स्माइल्ड, लड़की हंसी, लड़की ने स्माइल की। द सन शाइन्स, सूर्य चमकता है। तो यहाँ पे एक्शन वर्ब के जो वर्ड्स हैं वही सेंटेंस को कंप्लीट कर देते हैं बिना किसी ऑब्जेक्ट के। तो ऊपर के जो सेंटेंस उसमें डाइड, स्माइल्ड, साइंस, ये सब क्या है, ये वे शब्द हैं जो वे वर्ब है जो ऑब्जेक्ट के बिना सेंटेंस के अर्थ को स्पष्ट कर देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है व्हाट और whom, ये लगाकर हम पर्सन करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है वह ऑब्जेक्ट होता है और वर्ब ट्रांसिटिव होता है। जब हम सेंटेंस के अंदर व्हाट या फिर whom का यूज करते हैं, उनके रिप्लाई में जो आंसर आता है और आंसर के लिए हम जिन शब्दों का यूज करते हैं वो उस सब सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है, और वो वर्ब क्या कहलाती है, ट्रांसिटिव। ट्रांसिटिव यानी कि जिसको ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट रहती है। आगे दोस्तों यहाँ पर रूल्स स्टार्ट हो जाते हैं, जिसमें फर्स्ट रूल्स आ जाता है कि कुछ ट्रांसिटिव वर्ब जैसे कि गिव, आस्क, ऑफर, प्रोमिस, टेल्स एक्सेट्रा दो ऑब्जेक्ट लेते हैं, और जिनमें एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। व्यक्ति सूचक शब्द को जो कि व्यक्तियों की तरफ या फिर पर्सन्स की तरफ इंडिकेट करते हैं, तो ऐसे शब्दों को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। और जो वस्तु सूचक शब्द होते हैं यानी कि जो वस्तुओं की तरफ इशारा करते हैं, थिंग्स नोट करते हैं, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। सिंपल याद रखिए, जो वस्तुओं की तरफ इशारा करे, वस्तु के बारे में बताए जो शब्द, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो व्यक्ति के बारे में बताए, पर्सन्स को डिनोट करे, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिए। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले किया जाता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का जो व्यक्ति के बारे में जो शब्द यूज किए जाते हैं उनको हम पहले यूज करते हैं, उन शब्दों से पहले जो वस्तुओं के बारे में बताते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाते हैं, उनसे पहले हम यूज करते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद होता है, वही घुमा फिरा के बात बताइए, याद रखिए। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले यूज करेंगे और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में यूज करेंगे किसी सेंटेंस के अंदर। जैसे आगे एग्जाम्पल बताए गए हैं, सी गेव मी एन एप्पल, क्या हुआ, एक सेंटेंस हुआ जिसमें सी क्या सब्जेक्ट है, गेव क्या वर्ब है, मी क्या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और एन एप्पल क्या हुआ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आप देख सकते हैं वर्ब के बाद हमने यूज किया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, उसके बाद हमने यूज किया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। इस प्रकार से हम यूज करेंगे। आगे है द टीचर टोल्ड अस ए स्टोरी, तो अस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ए स्टोरी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये एक फॉर्मेशन है, एक फॉर्मेट है किसी सेंटेंस को कंप्लीट करने का, जिसमें हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले यूज करते हैं और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में यूज करते हैं। आगे है आई ऑफर्ड हिम सम मनी, नेक्स्ट ही प्रोमिस्ड अस ए हॉलीडे, नेक्स्ट है सी आस्क्ड मी इट्स प्राइस।
नेक्स्ट है विल यू मेक मी ए कप ऑफ टी। अब ये देखिए क्वेश्चन मार्क सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इसमें हमने विल यू यानी कि हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया विल से, विल यू मेक क्या वर्ब हुआ, तो मी क्या हुआ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ए कप ऑफ टी क्या हुआ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों के लिए सेम रूल रहेगा, चाहे सेंटेंस अफर्मेटिव हो यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस हो या फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो। नेक्स्ट है कैन यू गेट मी ए डजन ऑफ एग्स। तो आप समझे होंगे, आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर एक नोट दिया गया है जिसमें बताया गया है कि प्रीपोजिशन टू और फोर का यूज जो हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद करते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले करते हैं। ऊपर जो हम पढ़ के आए हैं उसमें हम वर्ब के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे वर्ब के बाद पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे और बाद में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। कब? जब सेंटेंस में हमने क्या यूज करना है, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन कौन सा? टू और फोर। ये कंडीशन कंपलसरी है। अगर प्रीपोजिशन आती है तब हम इनको इंटरचेंज कर देते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले यूज करेंगे, इनडायरेक्ट बाद में यूज करेंगे। सेंटेंस समझिए, सी गेव एन एप्पल टू मी। तो एन एप्पल जो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जो वस्तु की तरफ इशारा करती है, उसके बाद हम यूज करेंगे प्रीपोजिशन का टू का। उसके बाद आएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो व्यक्तियों के बारे में बताता है। नेक्स्ट है द टीचर टोल्ड मी ए स्टोरी टू अस। नेक्स्ट आई ऑफर्ड सम मनी टू हिम। नेक्स्ट ही प्रोमिस्ड ए हॉलीडे टू अस। नेक्स्ट शी आस्क्ड इट्स प्राइस टू मी। विल यू मेक ए कप ऑफ टी फॉर मी। नेक्स्ट कैन यू गेट ए डजन ऑफ एग्स फॉर मी। तो यहाँ पे टू और फोर जब भी सेंटेंस के अंदर आएंगे तो हम पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का। रूल नंबर सेकंड आ जाता है दोस्तों, इसको हम पढ़ते हैं। कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनका प्रयोग ट्रांसिटिव या फिर इंट्रांसिटिव दोनों ही वर्ब के फॉर्म में यूज किया जाता है, यानी हम उसको ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव दोनों वर्ब के रूप में यूज कर सकते हैं बिना किसी रूपांतरण के, यानी कि विदाउट एनी चेंज ऑफ फॉर्म। उसमें हम वर्ब की फॉर्म चेंज नहीं करेंगे। ट्रांसिटिव मैंने बताया था जिसको ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट रहती है और ट्रांसिटिव है। इंट्रांसिटिव यानी जिनको ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। अगर आपको ये याद नहीं हो पा रहे है, इंट्रांसिटिव में इन प्लस ट्रांसिटिव दिया है, यानी इनको आप मान के चलिए नोट। ट्रांसिटिव मतलब ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। इंट्रांसिटिव और ट्रांसिटिव जिसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल से हम कुछ वर्ब्स देखते हैं जो ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट है आई वॉक माई हॉर्स एवरी डे। तो आई वॉक अगर हम खाली यूज करते हैं आई वॉक, तो इससे पता चलता है मैं चलता हूँ। माई हॉर्स एवरी डे, तो इसको ट्रांसिटिव के रूप में यूज किया है माई हॉर्स के साथ जो कि ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट है द हॉर्स वॉक्स। तो यहाँ पे बिना किसी ऑब्जेक्ट के भी वॉक का यूज किया गया है। तो वॉक को दोनों तरह से यूज कर सकते हैं, ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव दोनों तरह से यूज कर सकते हैं। द हॉर्स ड्रू द कार्ट, सी ड्रू नियर मी। तो फर्स्ट है द हॉर्स ड्रू द कार्ट, तो ड्रू के साथ हमने ऑब्जेक्ट द कार्ट का यूज किया है। नेक्स्ट है सी ड्रू नियर मी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का जरूरत नहीं है। द ड्राइवर स्टॉप्ड द ट्रेन स्टॉप्ड सडनली। तो दोनों सेंस में स्टॉप का यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट है द पियन रैंग द बेल। सेकंड है द बेल रैंग। तो यहाँ पे रैंग को जो कि रिंग की सेकंड फॉर्म है उसको हम दोनों तरह से यूज कर सकते हैं, एज ए ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव, यानी ऑब्जेक्ट के साथ और ऑब्जेक्ट के बिना। ही मूव्स द टेबल द अर्थ मूव्स। तो दोनों तरह से हम मूव्स का यूज कर सकते हैं। तो आगे यहाँ पर नोट दिया गया है कम, गो, फॉल, डाई, स्लीप, लाई। इनका यूज इंट्रांसिटिव वर्ब के रूप में भी होता है। नेक्स्ट आ जाता है जब कोई इंट्रांसिटिव वर्ब प्रीपोजिशन के साथ जुड़कर प्रयोग होता है तो वह ट्रांसिटिव बन जाता है। इंट्रांसिटिव वर्ब जो कि ऑब्जेक्ट के बिना जिनका यूज किया जाता है, जब उसके साथ हम प्रीपोजिशन जोड़ देते हैं फिर वो बन जाता है ट्रांसिटिव वर्ब, यानी कि फिर उसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ जाती है। जैसे नो वन रिलाइज ऑन माई वर्ड्स। अगर सिंपल लिखते हैं नो वन रिलाइज को हम एज ए इंट्रांसिटिव वर्ब यूज कर सकते थे, लेकिन हमने यहाँ पे ऑन को जोड़ा है, प्रीपोजिशन को जोड़ा है। अब इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ी जिसे हमने माई वर्ड का यूज किया। तो नो वन रिलाइज ऑन माई वर्ड्स। आई कैरिड आउट, अगर सिंपल लिखते आई कैरिड तो
सेंटेंस कंप्लीट हो जाता। लेकिन हमने इसके साथ आउट लगाया यानी कैरिड आउट हुआ, इसलिए इसके साथ अब ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी जो कि हिज ऑर्डर्स के रूप में यूज हुआ है। आई कैरिड आउट हिज ऑर्डर्स। नेक्स्ट है वी टेक अबाउट द अफेयर। तो टेक अबाउट प्रीपोजिशन के साथ वर्ब का यूज हुआ है, जिसके लिए बाद में द अफेयर ऑब्जेक्ट का यूज किया है। आगे एक नोट दिया गया है जिसमें बताया गया है कि कभी कभी प्रीपोजिशन वर्ब से पहले यूज हो जाती है। ऊपर हमने पढ़ा था प्रीपोजिशन जो है वर्ब के बाद यूज की गई है, लेकिन कई बार जो है वर्ब की फॉर्म से पहले, वर्ब से पहले हम प्रीपोजिशन का यूज कर लेते हैं। जैसे द गंगा रिवर अवर फ्लोज इट्स बैंक। तो फ्लोज क्या है, वर्ब की फॉर्म है, उससे पहले हमने अवर का यूज किया है जो कि प्रीपोजिशन है। तो इसमें भी ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी जिसमें हमने इट्स बैंक का यूज किया है। नेक्स्ट है अकबर अवर केम द एनिमी। द केम क्या हुआ, केम हुआ वर्ब और अवर क्या हुआ प्रीपोजिशन। तो अवर केम के बाद हमने यूज किया ऑब्जेक्ट द एनिमी। नेक्स्ट है ही ब्रेवली विदस्टूड द अटैक। तो यहाँ पे स्टूड के साथ विद का यूज हुआ है और विद क्या प्रीपोजिशन है जो कि वर्ब से पहले यूज हुई है। तो ये कुछ वर्ड्स है आवर फ्लो, आवर केम, विदस्टूड जो साथ में कंबाइंड यूज हुए हैं प्रीपोजिशन और वर्ब। नेक्स्ट आ जाता है रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या बोलता है, कभी कभी जो है इंट्रांसिटिव वर्ब के बाद ऐसे ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है जो अर्थ में वर्ब के समान होते हैं। इंट्रांसिटिव वर्ब के बाद ऐसे ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है जो अर्थ में वर्ब के समान होते हैं और ऐसे ऑब्जेक्ट को कोग्नेट ऑब्जेक्ट या फिर कोग्नेट एक्यूस्टिव कहा जाता है। आगे यहाँ डेफिनेशन में दी गई है कोग्नेट ऑब्जेक्ट की। एन ऑब्जेक्ट सिमिलर इन द मीनिंग टू द वर्ब इज कॉल्ड कोग्नेट ऑब्जेक्ट। कोग्नेट ऑब्जेक्ट ऐसे वर्ड्स होते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनका मीनिंग जो है दिए गए सेंटेंस के अंदर वर्ब के समान होता है। जो एक्शन या वर्ब के लिए जो शब्द यूज किए जाते हैं उनके समान उनका मीनिंग होता है। एग्जाम्पल से समझिए और अच्छे से समझ में आएगा। ही डाइड ए ग्लोरियस डेथ। तो डाइड और डेथ, डाइड क्या हुआ एक्शन हुआ या फिर वर्ब हुई, और उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट यूज किया ए ग्लोरियस डेथ। तो डेथ क्या है, डेथ और डाइड दोनों के सेम मीनिंग निकलते हैं। तो ग्लोरियस डेथ को हम कहेंगे कोग्नेट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है ही हैज़ फॉट ए गुड फाइट। तो फोट और गुड फाइट यानी कि फाइट, फोट और फाइट दोनों के मीनिंग सेम है। तो यहाँ पे फाइट को क्या बोला जाएगा, कोग्नेट ऑब्जेक्ट। फाइट को एज ए ऑब्जेक्ट यूज किया है और उससे पहले फोट को एज ए वर्ब यूज किया है। नेक्स्ट है सी ड्रीम्ड ए स्ट्रॉन्ग ड्रीम। समझ गए होंगे, ड्रीम्ड ए ड्रीम। सी सैंग ए स्वीट सॉन्ग। सॉन्ग और सैंग आप समझ गए होंगे, दोनों के मीनिंग सेम है। एक है वर्ब, दूसरा है कोग्नेट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है ही लिव्ड ए वर्टस लाइफ। तो लिव्ड और लाइफ दोनों के सेम मीनिंग है। लिव्ड एज ए वर्ब, लाइफ एज ए कोग्नेट ऑब्जेक्ट यूज किया गया है। रूल नंबर 5 आ जाता है जिसमें बताया गया है कि कुछ ऐसे ट्रांसिटिव वर्ब होते हैं जिनका कभी कभी एज ए इंट्रांसिटिव वर्ब की तरह यूज कर लिया जाता है। कैसे, ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब। यहाँ पे 2 टेबल दी गई है जिसमें फर्स्ट एग्जांपल में बताया गया सी ईट्स ब्रेड और फर्स्ट का राइट कॉलम में वी ईट टू लाइव। तो दोनों में ईट्स है, ईट दोनों में ईट वर्ब है। फर्स्ट में ईट को एज ए ट्रांसिटिव वर्ब यूज किया है, क्यों, क्योंकि इसके साथ वर्ब की फॉर्म यूज की गई है ब्रेड। और दूसरी जगह ईट को एज ए इंट्रांसिटिव वर्ब यूज किया है क्योंकि यहाँ पे किसी वर्ब की, यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट का यूज नहीं हुआ है। नेक्स्ट है द बॉय ब्रोक द ग्लास। ब्रोक एज ए ट्रांसिटिव वर्ब यूज हुआ है और जबकि इसके साथ ही द ग्लास ब्रोक यहाँ पे एज ए इंट्रांसिटिव वर्ब यूज हुआ है ब्रोक। तो यहाँ पे ब्रोक के साथ कोई ऑब्जेक्ट यूज नहीं हुआ, इसलिए हुआ इंट्रांसिटिव वर्ब। नेक्स्ट है ही ओपन द डोर। तो यहाँ पे ओपन द डोर, ओपन क्या हुआ ट्रांसिटिव वर्ब, द डोर क्या हुआ ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है द डोर सून ओपन्ड। तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए इसे एज ए इंट्रांसिटिव वर्ब यूज किया है। ही बर्न्ड हिज फिंगर्स। तो बर्न्ड क्या हुआ इंट्रांसिटिव, ट्रांसिटिव वर्ब हुआ। हिज फिंगर्स क्या हुआ ऑब्जेक्ट हुआ। ही बर्न्ड विद रेग। तो बर्न्ड क्या है यहाँ पे इंट्रांसिटिव वर्ब है क्योंकि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। द विंड सोक द हाउस। समझ गए होंगे, और इसके साथ ही दिया है द अर्थ सोक। नेक्स्ट आ जाता है रूल नंबर 6। जब कोई नाउन किसी वर्ब, एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब को मॉडिफाई करता है, मॉडिफाई करने का मतलब है कि उसके बारे में और अधिक विशेषता बताता है। टाइम, प्लेस, डिस्टेंस, वेट, वैल्यू इनको डिनोट करता है। नाउन
की दूसरी कंडीशन क्या है, टाइम, प्लेस, डिस्टेंस, वेट, वैल्यू, इनको डिनोट करता है। इनसे जुड़े ही शब्द होते हैं वे नाउन, और वे वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब को मॉडिफाई करते हैं। तो उनको क्या कहते हैं हम, उनको बोला जाता है एडवर्बियल ऑब्जेक्ट या फिर एडवर्बियल एक्यूजेटिव। एक्यूजेटिव और ऑब्जेक्टिव केस में ही होता है। एग्जाम्पल समझते हैं। ही वेंट होम, तो आप यहाँ पर देखिए वेंट क्या है, वर्ब है, और इसके साथ हमने होम नाउन को जोड़ा है। तो वेंट होम मतलब एक टाइम के बारे में बताया है, और यहाँ पे होम क्या है, एक प्लेस के बारे में डिनोट करता है, वेंट को मॉडिफाई करता है। नेक्स्ट है द मोबाइल सेट कोस्ट 200 रुपीज़। कोस्ट 200 रुपीज़, 200 रुपीज़ क्या है, नाउन है जो कोस्ट को मॉडिफाई करता है, उसके बारे में और अच्छे से बताता है। द ही हेल्ड द पोस्ट फॉर 5 ईयर्स। हेल्ड द पोस्ट और उसके साथ हमने 4-5 ईयर्स क्या जोड़ा है, नाउन जो एक टाइम के बारे में बताता है और हेड द पोस्ट को मॉडिफाई करता है। ही कैंट वेट ए मोमेंट लॉन्गर, और नेक्स्ट है सी स्वाम ए माइल। तो इस प्रकार से आप इनको याद रख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, जिसको हम यहीं पर फिनिश करते हैं। इसके बाद का बचा हुआ जो पार्ट है उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, जो काफ़ी छोटी वीडियो होगी है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जी जान लगाकर पढ़ाई करिए। बेस्ट ऑफ लक सभी को। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।